अच्छा, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि एक घर बनता है ना, तो बाहर क्या होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और बने बनाए जो कमरे होते हैं ना वो ऊपर से लाके रख देते हैं। और मतलब बना बनाया जो कमरा है वो इसके ऊपर रख रख कर एक पूरा घर तैयार हो जाएगा। इसके मतलब ये जो है इसको मॉड्यूलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं। मतलब एक कंपोनेंट ऐसा है जो किसी और ने बनाया होगा, उस कंपोनेंट को लाकर आप क्या कर रहे हैं, अपने पूरे घर को तैयार कर ले रहे हैं उससे। तो ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि मॉड्यूल्स को मिला मिलाकर क्या होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना बना देते हैं हम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि आपने रमजान कोडिंग नाइट में इंक्वायरर जो है ना वो यूज़ किया होगा। तो इंक्वायरर जो है वो आपसे जो है वो एक पैकेज इंस्टॉल करवाता है, npm i इंक्वायरर। जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं उसकी, तो इंक्वायरर आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। इंक्वायरर इसलिए आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको सवाल जवाब पूछना है किसी यूज़र से, तो आप इंक्वायरर की मदद से पूछ सकते हैं। तो वो इंक्वायरर का जो कोड है ना वो किसी और ने लिखा और उस पैकेज को npm के ऊपर रख दिया। अब आप क्या करते हैं, आप उस पैकेज को यूज़ करते हैं, अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। तो वो किसी और की बनाई हुई चीज़ थी, उसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो इंक्वायरर को भी हम देखेंगे बाद में। उसके बाद एडिशन का बताते हैं ये कि एडिशन क्या होती है। तो एडिशन ज़ाहिर है बहुत सिंपल है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कराते हैं, मिसाल के तौर पे 2 को अगर ऐड कराते हैं 8 के साथ, तो ये 10 बन जाएगा। नंबर, दो नंबर के बीच में प्लस का साइन होगा तो एडिशन होगी। ठीक है, उसके बाद सिमिलर इसी की तरह सब्ट्रैक्शन भी होगा। सब्ट्रैक्शन, दो नंबर के दरमियान जो है वो सब्ट्रैक्शन जब होगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई के साइन के लिए हम स्टैरिक यूज करते हैं, स्टार का जो साइन होता है वो यूज करते हैं। और डिवाइड के लिए हम स्लैश का साइन यूज करते हैं। उसके बाद जो है एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या होती है? एक्सपोनेंट मतलब जो हम उसमें पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, रेज टू दी पावर। तो ये वही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 का एक्सपोनेंट निकालना है, तो मतलब मैं ज़ाहिर है ये करूँगा ना कि 2 3 टाइम्स निकालने हैं अगर, तो मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका आंसर जो है वो 8 आएगा। ये वाला जो काम है यही सेम काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने एक्सपोनेंट की मदद से भी कर सकता हूँ। मैं बस ये करूँगा कि यहाँ पर मैं एक्सपोनेंट लिखूंगा और यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे भी मुझे 8 यही रिजल्ट थ्री मिल सेल थी जाएगा ना, ये मेरा। हम लोगों ने जो लिस्टिंग होने से पहले हम लोग लॉन्च होने से पहले ना खरीद लो। तो आपने देखा कि किस तरीके से सेम सिमिलर रिजल्ट मिला आपको, आंसर जो है वो 8 आ गया। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब यही है कि 2 × 2 × 2 अच्छा, एक्सपोनेंट के बाद अब हम देखेंगे मॉड्यूलस। तो सर मुझे एक्चुअली स्लाइड का लिंक भेज दिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे मिल नहीं रही है, मेरे से लिंक मिस हो गया है। मैं दे दूंगा बिल्कुल। तो मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस जो है वो आपको, जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम मॉड्यूलस में यूज करते हैं। कैसे देखें, जैसे कि आपका एक समझ लो डिवीजन है, और वो डिवीजन क्या है, वो है 5। 5 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, आपको पता है 2 2 ज़ा 4 होता है बिल्कुल। तो ये जो 5 है, ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, इसमें से एक बचेगा। तो ये जो एक बचा है ना, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो वो डिवीजन करने के बाद जो चीज़ बच जाती है
वो बताता है। कौन बताता है? आपका कौन बताता है? मॉड्यूल। मॉड्यूलस जी। तो देखते हैं हम किस तरह लिखते हैं। जैसे कि 5 लिखा, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो इसका आंसर आएगा 2.5। अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.5, क्योंकि भाई 5 का आधा 2.5 होता है ना, इसीलिए आएगा। लेकिन जब मैं इसी को मॉड्यूलस के साइन से चेंज कर दूंगा तो अब इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि भाई 2 2 सा 4 है, कट गया, एक बचा, तभी 1 आ रहा है। देखते हैं 1 मिल रहा है कि नहीं। तो हमें 1 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता तो मुझे क्या मिलता? 2 2 सा 4 होता है, कुछ भी नहीं बचा हाथ में, तो क्या हुआ? 0 बचा। तो हमें आंसर 0 मिलेगा। तो जो चीज़ बचती है वो मिलती है। और अगर पूरी डिवाइड हो गई तो जाहिर है 0 मिलेगा। वरना डिवाइड अगर नहीं हुई, कोई कुछ वैल्यू बच गई तो फिर आपको वो वैल्यू मिलेगी। मॉड्यूलस ये है। उसके बाद जो है देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर थोड़े कंफ्यूज करते हैं सबको। तो यूनरी ऑपरेटर जो है वो दो यूनरी ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए, एक होता है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट के लिए। तो ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है इसका जो साइन है वो बाद में लगता है, और इसका जो प्री इंक्रीमेंट है इसका साइन जो है वो पहले लगता है। तो कैसे यूज करते हैं और इसके मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑपरेटर के मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज के साथ जब 1 प्लस कराना चाहते हैं तब आप यूनिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैं जैसे कि अगर चाहता हूँ कि एक यहाँ पर वेरिएबल बनाऊं, और वेरिएबल का नाम जो है वो मैंने ए रखा है, ए की वैल्यू मैंने दे दी है 10। ए की वैल्यू मैंने दे दी है 10। अगर मैं ए को चेक करूंगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा? 10 दिखाएगा। ये मुझे 10 दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे इसमें 1 प्लस कराने हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज कर सकता हूँ। तो प्री इंक्रीमेंट जो है उसका जाहिर है साइन पहले लगता है, तो मैं ए से पहले प्लस प्लस लगा दूंगा। अब क्या है, जब मैं इसको चेक करूंगा तो मुझे ये बात पता चलेगी कि जो ए है उसके अंदर 1 प्लस हो चुका है। इसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है? उसके जो साइन है वो बाद में लगते हैं, और जो ये बाद में लगे साइन है इससे इंक्रीमेंट तो होती है, लेकिन ये चीज आपको नजर बाद में आती है। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में एक मेजर डिफरेंस यही है। प्री इंक्रीमेंट आपको हाथ के हाथ रिजल्ट दिखा देता है, पोस्ट इंक्रीमेंट आपको हाथ के हाथ रिजल्ट नहीं दिखाता। वो क्या करता है? वो आपको बाद में दिखाता है। बाद में कैसे? अभी देखें, जिस पॉइंट पे आपने प्री इंक्रीमेंट की है ना, उस पॉइंट पे आपको ये रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ये ऐसा ही दिखाएगा कि जैसे आपने सिंपल ए लिखा हुआ है। सिंपल ए की वैल्यू क्या है? 10 है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू भी आपको 10 ही दिखाएगा। देखते हैं। प्री इंक्रीमेंट जब लिख कर हम चेक कर रहे थे तो 11 दिया था ना इसने, लेकिन पोस्ट में नहीं देगा ये। पोस्ट में क्या दिखाएगा? पुरानी वैल्यू 10 दिखाएगा। तो नई वैल्यू हमें कब मिलेगी इंक्रीमेंट वाली? जब हम दोबारा से लिखेंगे ना ए। जब दोबारा से ए लिखेंगे तब वो हमें दिखाएगा। ए को मैं एक console डॉट लॉग में दोबारा से लिख रहा हूँ। अब ये हमें 10 दिखाएगा और ये वाला ए हमें क्या दिखाएगा? 11 दिखाएगा। एक 10 दिखाएगा, एक 11 दिखाएगा। तो जिस पॉइंट पे आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं उस पॉइंट पे आपको पुरानी वैल्यू दिखती है, लेकिन उसके बाद आप जैसे ही उस वेरिएबल का नाम दोबारा से लिखते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर आपको मिल जाती है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट है। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर console डॉट लॉग में एक वेरिएबल बना लेते हैं ए। ए की वैल्यू इन्होंने क्या दी है? 5।
और बी की वैल्यू 2 दी है। ए की वैल्यू 5 है, बी की जो वैल्यू है वो 2 है, और जो सी है उसके अंदर सारी कैलकुलेशन हो रही है। तो इन्होंने किया ये है कि जो सी के अंदर है वहां पर ए की प्री इंक्रीमेंट की उसको प्लस कराया पोस्ट इंक्रीमेंट से, इसको प्लस कराया प्री डिक्रीमेंट से बी के, इससे प्लस कराया बी के पोस्ट इंक्रीमेंट से, डिक्रीमेंट है माइनस है। फिर ए को प्लस कराना है, सिंपल ए के बाद बी को प्लस कराना है हमें पोस्ट इंक्रीमेंट लिखकर, फिर सिंपल बी है। तो देखें इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी। और यहाँ लास्ट में सी को हमें कंसोल्व करा देना है कि जो आपने सी के अंदर ये पूरी कैलकुलेशन की है ना, वो की क्या है आपको नजर आ जाए सी में। तो ये ऐसा है, बड़ा सिंपल है, दिखने में सिर्फ लगता है थोड़ा सा लेंदी। ये क्या चीज़ है, ये है फॉरेन से इंक्रीमेंट होने वाला। क्यों? क्योंकि प्री इंक्रीमेंट जो है आपने देखा था वो फॉरेन से इंक्रीज कर देता है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। और उसके बाद जी इसकी वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है ये ए जो है ए की क्या हो रही है यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पुरानी वैल्यू दिखाता है और नई वैल्यू बाद में दिखाता है। तो पुरानी वैल्यू क्या है, अभी हमने ए 5। जो कि 5 था उसको हमने यहाँ पर 6 बना लिया है, 6 कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 हमें नजर आएगा। अच्छा, इसकी इंक्रीमेंट हमें कब दिखेगी, अगले ए में। तो नेक्स्ट ए कहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट ए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस जगह पर ए 7 हो जाएगा, इस जगह पर। तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो ए को 7 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अब आगे देखते हैं। तो बी की डिक्रीमेंट हो रही है और वो भी प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट भी फॉरन हो जाती है। तो बी की वैल्यू क्या है 2, तो मतलब ये बी जो है वो 1 बन जाएगा। उसके बाद जो है फिर बी की डिक्रीमेंट हो रही है लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट का भी वही है कि अभी आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, बाद में दिखेगा। 1। तो यहाँ पर पुरानी वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर यहाँ पर देखते हैं ए। तो ये जो ए है, ये हमने बोला था ना कि 7 हो गया है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हुई है, 7। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसके बाद जो है फिर देखते हैं बी की क्या है। बी जो है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन उससे पहले जो बी लिखा था वो क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो इसने पता है क्या किया, इसने ये किया कि 1 को 0 बना दिया। तो इस वाले बी को लिखते टाइम हम 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई जो आपका वो होता है ना पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो पुरानी वैल्यू उठाता है। तो इसने 0 बनाया था, उसकी 0 को ये दिखा रहे हैं हमें। और ये जो है 1 जो बना रहे हैं, प्लस प्लस भी तो है ना भाई इसके साथ, तो ये 1 भी इसको बनाएगा 0 को। वो 1 हमें कब दिखेगा, जब हम उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 दिखेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, 12 13 14 और 15, 15 और 7 जो है 22 हो गए, 22। तो सी देखते हैं, सी का रिजल्ट क्या मिलता है हमें। सी का रिजल्ट हमें 22 मिला। तो इस तरीके से प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है कि जो पोस्ट वाला होता है वो पुरानी वैल्यू दिखाता है और नई वैल्यू बाद में अपडेट करके आपको दिखाता है। ये सिंपल सा फर्क है इनमें।
अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पर ये बताते हैं, क्या चीज़ रिपीट कर दूं। असाइनमेंट ऑपरेटर में ना ये क्या बताते हैं, देखें, जो एक दफा इक्वल का साइन होता है वो किसी वैल्यू को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि इस वाली लाइन को अगर आप देखें, तो हमने 5 को सेट किया है ए के वेरिएबल में, और किसकी मदद से किया है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये एक इक्वल का साइन। ये जो एक सिंगल इक्वल का साइन होता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये मैं दो की बात नहीं कर रहा, मैं तीन की बात नहीं कर रहा, मैं एक की बात कर रहा हूँ। सिंगल इक्वल का जो साइन होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अच्छा, अब आपको मैं शॉर्ट हैंड प्लस का मेथड भी बताता हूँ कि शॉर्ट हैंड प्लस का मेथड क्या होता है। तो बेसिकली आप सपोज करें आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ कि भाई ए को बराबर कर दिया जाए किसके, ए के, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ए को बराबर कर दिया जाए ए के, तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है ना। ए की वैल्यू 10 है ना, तो मतलब यहाँ पर ए जो है वो 10 के बराबर था, और यहाँ पर भी ए 10 के बराबर है। ऐसा नहीं है कि ये 20 बन जाएगा। हम देखें यहाँ पर ये 20 नहीं बनेगा। पहले भी आपने 10 वैल्यू दी, फिर अभी भी आपने 10 वैल्यू दे दी, तो ये 10 ही रहेगा। ये 20 नहीं बना क्योंकि आपने प्लस तो नहीं कराया ना, इसलिए। तो आपने क्या किया, ए को ए के बराबर कर दिया, मतलब ए को 10 के बराबर कर दिया इस लाइन में। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप इस तरह करें कि इसको कर दें बी के बराबर, अब बी क्या है, बी है तो नहीं, बना लेते हैं बी। लेट बी इज इक्वल टू 5। अब ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी को क्या किया, ए प्लस बी को हमने ए में सेट कर दिया। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ए पहले 10 था, अब क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि हमने ए प्लस बी कर दिया। तो ये जो आपने किया है इसका रिजल्ट देखते हैं, 15 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 15 इसका रिजल्ट आ रहा है। अब ये जो ए प्लस बी है ना, इसको लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका भी है, वो क्या है, आप यहाँ से ए को रिमूव करें, यहाँ से प्लस को रिमूव करें, और इक्वल के साइन से पहले आप प्लस लगा दें। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये बिल्कुल एज इट इज इसके इक्वल हो जाएगा। कि आपने लिखा है जैसे ए इक्वल ए प्लस बी, इसके बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर आप ये लिखते हैं तो ये बिल्कुल इसके तरह हो जाएगा। तो आपने किया क्या, ए को मिटाया, प्लस को इक्वल से पहले लिख दिया, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड मेथड। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, और वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, 5 को 6 कर देते हैं। देखते हैं अब 16 रिजल्ट हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो हमें 16 रिजल्ट मिल रहा है। तो ये शॉर्ट हैंड मेथड होता है, ये प्लस के साथ भी काम करेगा और माइनस के साथ भी काम करेगा। तो ये 16 4 में से क्या हुआ, मतलब 10, ए की वैल्यू 10 थी, 10 में से जब आपने 6 निकाला तो 4 बचा। तो ये शॉर्ट हैंड मेथड है, इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये सिर्फ प्लस और माइनस पे ही काम करेगा, शॉर्ट हैंड वाला? जी, प्लस और माइनस के लिए आप यूज करेंगे इसे, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप इससे। यहाँ पर देखें, 10 × 6 जो है वो 60 हो गया, और आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 10 ÷ 6 का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्मेंस से करा सकते हैं, लेकिन आप सर एक कॉमन यूज करेंगे। बात और जी जी। सर एक बात और पूछनी थी कि सर जो डबल मल्टीप्लाई जब की साइन आ रही होती है ना, दो नंबर वैल्यूज के साथ, जैसे 2 और डबल मल्टीप्लाई 3, तो सर उसका मतलब भी समझा दीजिएगा कि उसमें भी मिस्टेक्स हो रही थी। जी जी, मैंने बताया है एक्सपोनेंट, वो मैंने बिल्कुल अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक्सपोनेंट, यस सर। कि अगर 2 × 2 × 2
अगर 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो क्या है कि अगर आप लिखें 2 एक्सपोनेंट 3, मतलब आपने ये बोला कि 2 को ना 3 दफा मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। अगर मैं इसको कर दूं 4, तो आप ये कह रहे हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करने हैं इस तरीके से। तो इसको देखते हैं, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16। तो इसका रिजल्ट भी 16 है, इसका रिजल्ट भी 16 है। तो ये इस तरीके से एक्सपोनेंट में आप लिखते हैं। समझ आई? यस सर। चलिए आगे चलते एक्सक्यूज मी हैं। सर। जी जी। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने क्लास अभी ज्वाइन की, सर प्लीज टॉपिक बता दें कि क्या टॉपिक चल रहा है। हम अपने स्लाइड नंबर 2 को ही लेकर चल रहे हैं। तो अच्छा हुआ अभी आपने ज्वाइन कर लिया, ज़्यादा हम आगे गए नहीं हैं। तो यहाँ अच्छा अच्छा। पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं, जो कंपेयर सर ये करने के स्लाइड्स लिए। में है, सर ये जी, स्लाइड्स हमें कैसे मिलेंगी? ये स्लाइड्स हमें कैसे मिलेंगी जो अभी शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप? मैं स्लाइड आपको दे दूंगा, स्लाइड का लिंक दे देता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होगा कि एक्सक्यूज मी। देखें, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, उसका रिजल्ट हमेशा जो है वो आपको ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। कंपैरिजन जब आप करते हैं तो कंपैरिजन आपकी या तो दूसरे वाले के बराबर होगी या नहीं होगी, तो इसका जवाब हाँ या ना में है। और ना, हाँ या ना का जवाब आपको किस में मिलता है, ट्रू या फॉल्स में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 5 2 के बराबर है, तो 5 2 के बराबर नहीं है तो फॉल्स है वो। क्या 5 2 के बराबर नहीं है, तो ये बात तो सही है ना, तो ट्रू हो गई ये बात। 5 की वैल्यू बड़ी है 2 से, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रू हो गई। 5 जो है उसकी वैल्यू छोटी है 2 से, तो ये बात भी सही है, ये बात क्या है, गलत है। 5 की वैल्यू छोटी नहीं है 2 से, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर हैं कौन कौन से जो कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं? तो देखें, डबल इक्वल का जो साइन है वो कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए हम यूज करते हैं। ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन है, ये क्या करता है, ये नॉट कहलाता है। इसमें नॉट मतलब नहीं वाला नॉट। तो मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, इस लाइन में 5 बराबर नहीं है 2 के। ऊपर मैं क्या कह रहा था, 5 बराबर है 2 के। या इस लाइन में मैं कह रहा हूँ 5 बराबर नहीं है 2 के। नहीं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नॉट का ऑपरेटर लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन को हम नॉट कहते हैं यहाँ पर। तो ये जो है 5 जो है वो उसकी वैल्यू बड़ी है 2 से। क्यों बड़ी है, क्योंकि ग्रेटर देन जो है वो वहां पर क्या है, 5 है। और जो लेस देन है वहां पर वो 2 लिखा है इन्होंने, तो 5 की वैल्यू बड़ी है 2 से। तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ना, इसका जो मुंह है वो जहां पर खुला हुआ होगा वो वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो 5 की वैल्यू बड़ी है, और जहां पर इस एंगुलर ब्रैकेट की जो वो है चोंच है वो बंद है ना, तो वो क्या है, वो कोई वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट है 5, ये यही कह रहा है कि 5 की वैल्यू बड़ी है 2 से। और ये बात सही है ना, 5 जो है वो उसकी वैल्यू बड़ी होती है 2 से, तो वो ट्रू है। और यहाँ पर देखें 5 की वैल्यू छोटी है 2 से, ये बात गलत है, इसलिए ये फॉल्स है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर को हम इस तरीके से दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, और इसका रिजल्ट हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है। आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि जब आप दो अलग अलग लॉजिक लिखते हैं ना, तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर हेल्प करते हैं आपकी लॉजिक को ट्रू या फॉल्स करने में। अब ये बात समझ में नहीं आई, इसको हम समझते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने console डॉट लॉग में बोला कि जो 10 है अगर वो बराबर है 10 के, तो ये बात तो सही है ना, 10 तो 10 के बराबर होता है, तो ये ट्रू मुझे रिजल्ट देगा। ये मुझे ट्रू रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मुझे एक कंडीशन और लगानी है, इसके साथ एक कंडीशन और चेक करनी है, ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ऑपरेटर होता है एंड का, तो मैं एंड के ऑपरेटर को यूज़ करूँगा, डबल एंड। अब ये वाली कंडीशन तो चेक होगी, लेकिन साथ के साथ एक और कंडीशन भी चेक होगी जो मैं लिखूंगा अभी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई 5 बराबर होता है 5 के। अब देखें, दो कंडीशन मैंने लिख दी, एक मैंने ये लिखी है और एक मैंने ये लिखी है। इन दो कंडीशन को मैंने किससे सेपरेट किया है, एंड ऑपरेटर से। और ये एंड ऑपरेटर का कमाल ही यही है कि ये जो है ना, जब तक दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू नहीं हो जाए तब तक ये आपको आगे नहीं बढ़ा कर देगा। मिसाल के तौर पर आपके प्रोग्राम को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये वाली बात मेरी सही है तो ये हो गई ट्रू, ये वाली बात भी मेरी सही है तो ये हो गई ट्रू। तो इन दोनों ट्रू का जो रिजल्ट है वो ये एक सिंगल ट्रू बना देता है इस तरीके से। लेकिन एंड ऑपरेटर के साथ मसला ये है कि अगर इन दोनों में से एक चीज भी मेरी हो गई ना गलत, जैसे कि 5 बराबर होता है 6 के, अब ये वाली बात है मेरी ट्रू और ये वाली बात है मेरी गलत, फॉल्स। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या बना देगा, ये फॉल्स बना देगा। तो मतलब इसको हर हाल में दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती है। जो भी आप लॉजिक लिखें, इसको हर हाल में दोनों चीजें ट्रू चाहिए, तभी जो है ये क्या करता है, आपको ट्रू रिजल्ट देता है। वरना दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हुई तो वो पूरा का पूरा जो है आपका रिजल्ट फॉल्स कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे वाले लॉजिकल ऑपरेटर को। तो ये मेरा और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का काम क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। और अब एंड को यहाँ से हम हटा देते हैं, और ऑपरेटर यूज करते हैं। और ऑपरेटर जो है वो बेसिकली उसका बिल्कुल अपोजिट है एंड का। यहाँ पर ये वाली मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है। और 5 जो है वो 5 के बराबर होता है, ये वाली कंडीशन भी मेरी ट्रू है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये क्या बनाएगा, ट्रू। ये तो हमने एंड में भी देखा था। तो इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात ये है कि अगर आपकी एक कंडीशन फॉल्स है और एक कंडीशन ट्रू है, जैसे कि 10 10 के बराबर होता है, तो ये ट्रू है। और ये क्या है, ये फॉल्स है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है ना, वो आपको ये ट्रू करके देगा। मतलब अगर इसको एक भी ट्रू मिल गया, अपने राइट साइड से या लेफ्ट साइड से एक भी ट्रू मिल गया, तो वो आपके पूरे रिजल्ट को ट्रू कर देगा। लेकिन अगर इस जगह पर हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, जो हमने इससे पहले यूज किया था, उसको दोनों चीजें ट्रू चाहिए, अपने राइट साइड वाली भी और लेफ्ट साइड वाली भी, तब वो आपको ट्रू रिजल्ट देता है, वरना वो नहीं देता। तो ये दोनों का और एंड का जो है बेसिक डिफरेंस है। और उसके अलावा एक चीज और है, वो क्या है, नॉट ऑपरेटर। ये नॉट ऑपरेटर मैंने आपको क्या बताया था कि ये, इसको नॉट कहते हैं। नॉट मतलब नहीं वाला नॉट। तो अगर जैसे कि आपका जो रिजल्ट है वो आ रहा है नहीं में या हाँ में, अगर ये है ना, अब ये 10 जो है वो 10 के बराबर होता है, जाहिर है इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ट्रू होगा। अगर मैं सिर्फ इस ट्रू के साथ नॉट लगा दूं, ऐसे करेंगे, तो ये इसको फॉल्स कर देगा। मैं ये हटाकर ना सिर्फ आपको सिंगल ट्रू के साथ दिखाता हूँ। भाई देखें, मैं सिर्फ ट्रू लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा दें ट्रू को, तो मुझे यहाँ पर भी ट्रू नजर आएगा। अभी इस ट्रू के साथ मैं नॉट लगाऊं ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि नॉट ऑपरेटर जो है ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है। क्या करता है, बिल्कुल उसको पलट देता है। अब इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या 10 10 के बराबर है, हाँ ट्रू है ये। ठीक है, आपको बताइए ट्रू है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे के इसको पूरे को एक ब्रैकेट में रखते हैं और नॉट का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। और इस पूरे को हम ब्रैकेट में रखते हैं और नॉट का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखें,
इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू ट्रू थी, जो कि ये नॉट की वजह से फॉल्स हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू फॉल्स थी, जो कि नॉट की वजह से ट्रू हो जाएगी। तो मैं एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, तो जाहिर है मैंने अभी आपको क्या बोला था कि एंड ऑपरेटर की राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। तो ये फॉल्स वाली तो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि नॉट लगाया है तो जाहिर है वो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। लेकिन ये फॉल्स हो जाएगी तो हमारा काम फिर भी नहीं बनेगा। हमें ना दोनों कंडीशन को ट्रू करना है, तो कैसे करें, इसको भी ना फॉल्स लिख देते हैं। अब हमें वाज़े पता चलेगा कि भाई एंड ऑपरेटर को चाहिए होते हैं राइट साइड ट्रू, लेफ्ट साइड ट्रू, दोनों ट्रू चाहिए होती है। और यहाँ पर दोनों चीज़ें फॉल्स लिखी हुई हैं, लेकिन दोनों से पहले नॉट ऑपरेटर है, तो क्या इसका रिजल्ट ट्रू आएगा? मतलब क्या सच में ये जो फॉल्स लिखा हुआ है, ये नॉट ऑपरेटर जो है ये इसको ट्रू बनाएगा? देखते हैं। तो इसने ट्रू कर दिया, क्योंकि दोनों चीज़ें जब ट्रू होती हैं तभी एंड ऑपरेटर आपको ट्रू रिजल्ट देता है। तो नॉट ऑपरेटर का ये काम है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी इफ एल्स कंडीशन में। तो इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, हम किसी भी लॉजिक को लिखने, मतलब किसी भी लॉजिक को चेक करके जब हम अपना कोड चलाना चाहते हैं, तब हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, उसकी वैल्यू मैंने रखी, ताहा रख दी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक इफ कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन किस तरह लगाते हैं, इफ लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, ओपन क्लोज, और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना कोड लिखते हैं हम, और राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं। तो अगर इसके अंदर मैं लिख दूं कि क्या ए बराबर है ताहा के, तो यहाँ पर क्या करें, कॉन्सोल डॉट लॉग में लिख दें नेम इज ताहा। ठीक है, ये कॉन्सोल अगर हमें मिलेगा और इस कंडीशन के ऊपर मिलेगा, अगर ए बराबर हुआ ताहा के, जो कि है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। और जब भी इसका रिजल्ट कंडीशन का ट्रू आता है, तो इफ का जो भी कोड आप लिखते हैं वो चल जाता है। तो आपने क्या लिखा है कि console डॉट लॉग में ये बता दें नेम इज ताहा। ठीक है, कंडीशन को हम सही करते हैं और चला कर देखते हैं। तो नेम इज ताहा जो है वो आपके पास प्रिंट होकर आ गया। अब जो है इस नाम को चेंज कर देते हैं। क्या करें, इसको ऊपर से हम अहमद कर देते हैं, और अब चला कर देखते हैं। तो अब जो है कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो इफ कंडीशन होती है, ये हमेशा हमेशा चलती है ट्रू या फॉल्स में। तो ए जो है वो ताहा के बराबर नहीं है, जब नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आप देखेंगे इसके अंदर का कोड जो है वो ऑफ हो जाता है। यहाँ पर देखें डिम हो गया ना इसका कलर। तो इफ का कोड नहीं चलता है। इफ का कोड नहीं चलने की वजह से क्या होगा, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पर इफ की कंडीशन फॉल्स, अच्छा देखें, तो यहाँ पर जो है ना इफ की कंडीशन कब चलती है, जब कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, इफ का कोड चलेगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ का कोड नहीं चलेगा। अभी कोड नहीं चला, इस वजह से मेरे चलाने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और कंडीशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा ना कि अगर नाम जो है वो बराबर हो ताहा के, तो ये वाला जो मेरा कोड है वो चल जाए। लेकिन अगर लेट सपोज ये कोड नहीं चलता, तो एक कंडीशन और भी हम लिख सकते हैं। कंडीशंस बहुत सारी भी हम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाते हैं हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के फौरन बाद एल्स इफ लिखते हैं। एल्स इफ के मतलब अगर इसको पढ़ेंगे तो ये इस तरह ही सेंस करवाता है कि या अगर ये हो, मतलब आपने बोला इफ लिखकर, अगर ऐसा हो तो ये कोड चले, या अगर ऐसा हो तो, या अगर ऐसा होगा कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए अगर बराबर हो अहमद के, तो यहाँ पर आप लिख दें
तो जाहिर सी बात है ताहा के बराबर तो वो है नहीं, तो ये वाला कोड चलेगा नहीं। अब ये वाली चीज चेक होगी और ये वाली चीज जब चेक होगी कि वो अगर अहमद के बराबर है तो नेम इज अहमद आपको मिल जाए। देखते हैं, पहले तो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब देखते हैं। तो नेम इज अहमद हमें मिल रहा है रिजल्ट, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। और इन सब को समराइज करने के लिए, ये जो इफ एल्स इफ है, इनको समराइज करने के लिए एक चीज और होती है, वो होती है एल्स। एल्स का काम क्या होता है? एल्स का काम ये होता है कि अगर आपकी इफ की कंडीशन भी ना चले, एल्स इफ आप लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। एल्स इफ की कंडीशन भी अगर ना चले तो फाइनली क्या हो कि एल्स में एक ऐसा कोड आप लिख दें जो कि आपको कोई भी कंडीशन अगर ना चले तो एल्स का कोड आपको चलकर मिल जाए। तो यहाँ पर लिख दें कि नेम इज नॉट नेम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, और इस नेम को भी चेंज कर देते हैं, इसको एलेक्स कर देते हैं। तो क्या ए ताहा के बराबर है? नहीं, ये वाला कोड भी नहीं चलेगा। क्या ए अहमद के बराबर है? नहीं, ये वाला कोड भी नहीं चलेगा। तो अब जब ये दोनों कंडीशन नहीं चली तो हमने क्या बोला कि एल्स का कोड ऐसा होता है, वो कंडीशन चेक नहीं करता, क्योंकि इसके साथ राउंड ब्रैकेट नहीं होते ना, तो ये कंडीशन चेक नहीं करता। अगर कोई भी कंडीशन नहीं चली तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी और यहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा नेम इज नॉट अवेलेबल। और जाहिर सी बात है ए अभी एलेक्स के बराबर है, तो देखते हैं नेम इज नॉट अवेलेबल आ रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि एल्स का कोड, जब कोई भी कंडीशन नहीं चलती तो एल्स का कोड चलता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर जो है वो इफ एल्स के तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़े कुछ लोग जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इफ की कंडीशन जो है उसको मैं बिल्कुल सिंपल कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि आप एल्स इफ लिखें, इफ के बाद भी डायरेक्ट एल्स लिख सकते हैं, और अगर आपको कंडीशन बढ़ानी है तो आप एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखें, तो अभी यहाँ पर क्या है, ए एलेक्स के बराबर है, हमने एक कंडीशन लिखी इफ की कि अगर ए बराबर हो ताहा के तो ये वाला कोड चल जाए। एल्स अगर इफ की कंडीशन अगर मैच नहीं होती है तो एल्स का कोड चल जाए। इसी चीज़ को लिखने का ना एक वन लाइनर स्टेटमेंट भी है, मतलब टर्नरी ऑपरेटर, जिसको इस पूरे इफ की और एल्स की कंडीशन को एक लाइन में लिख सकते हैं आप। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कंडीशन लगाएं, कंडीशन में आप यहाँ पर लिखें ए अगर बराबर है ताहा के, तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। ये क्वेश्चन मार्क क्या कहता है? ये क्वेश्चन मार्क इफ का काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और चीज़ें मिटाता रहता हूँ। देखें, ये लिख लिया इफ की कंडीशन में से, इसका काम खत्म। क्वेश्चन मार्क लगा लिया, इफ का काम खत्म। और उसके बाद आपने ये जो लिखा है console डॉट लॉग नेम इज ताहा, तो ये इफ के कोड के ऊपर आपने लिखा था कि अगर इफ का जो कोड है वो उसकी कंडीशन ट्रू हो तो आपको ये लिखकर मिले। जाहिर सी बात है आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये लिखकर आपको मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने ये वन लाइनर लिख लिया, एफ की सारी कंडीशन आपने उठा ली, कोड भी उठा लिया। अब एल्स की बारी है। एल्स के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद जब एल्स लिखना होता है तो हम लगाते हैं कॉलन। कॉलन हमारे एल्स का काम करता है, तो कॉलन हमने लगा लिया तो एल्स को भी मिटा देते हैं। अब एल्स का जो ये वाला कोड है, इस कोड को आप लिख दें तो ये इस तरह के, देखें पूरी एल्स एफ जो है वो हमने टर्नरी ऑपरेटर में यूज कर लिया, और इसमें यही लिखा हुआ है आपने कि अगर ए ताहा के बराबर हो तो ये चल जाए, वरना ये चल जाए। तो ए जो है वो एलेक्स के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये चलेगा, नेम इज नॉट अवेलेबल। तो अवेलेबल को एलेक्स कर देते हैं। तो देखें नेम इज एलेक्स आ रहा है, बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही काम कर रही है, इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अब जो है इससे अगर मैं ताहा कर दूं तो जाहिर है ये चलेगा, नेम इज ताहा। तो नेम इज ताहा आ रहा है आपके पास, ये टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर वन लाइनर इफ एल्स कंडीशन ही है। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जी।
सर टर्नरी में हम इस तरह भी देख सकते हैं कि पहली जो आपने कॉलन से पहले जो स्टेटमेंट लिखी है वो ट्रू ही कंसीडर की जाएगी और सेकंड वाली फॉल्स, क्योंकि सर टर्नरी के इस तरह भी बाज़ टाइम क्वेश्चन थे ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ट्रू लिखा होता है और लास्ट में फॉल्स दिया हुआ होता है। तो सर हम इस तरह समझें कि फर्स्ट अगर अगर स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन से पहले वाली ट्रू हो जाती है तो पहले में जब ट्रू लिखा हुआ है तो हम ट्रू को करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जूम को ना अपने मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें देखनी है ना वो आप जूम करके देख सकते हैं। मतलब मैं अगर अपने यहाँ पर फॉन्ट साइज बड़े करूँगा ना तो फिर मुझे लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो आगे चलते हैं। सर टर्नरी का एक दो एग्जाम्पल और बता दीजिएगा, थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्स वाली होती है ना, क्योंकि सर वो जब क्विज़ेस में आती है ना तो हम उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो एक सिंपल वाली हो गई। बाद टाइम क्विज में ऐसा होता है कि कॉलन से पहले ही जो है ना दो तीन चीजें लिखी हुई होती हैं, तो उसमें समझ ही नहीं आ रहा होता है, उसमें डिक्लेयर भी किया हुआ होता है साथ साथ, और जो है ना मतलब वेरिएबल को और फिर कंडीशन भी डाली हुई होती है। बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ। जैसे कि देखें, ए की वैल्यू अगर ताहा है तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लें बी के नाम से, जिसकी वैल्यू आप कर दें 100। और एक और बना लें, इसकी वैल्यू आप कर दें 200। तो आप ये कह दें इसकी वैल्यू आप कर दें 0 बोल के। अच्छा, अब आप ये कह लें कि भाई अगर ए की वैल्यू ताहा के बराबर है, ये कंडीशन जो आपने लिखी है, तो आप ट्रू वाले जब कोड चलेगा ना तो उसमें आप क्या करें, आप यहाँ पर लिखते हैं सिंपल कि भाई जो सी की वैल्यू है उसको बराबर कर दिया जाए 200 के। वरना अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या हो, सी की जो वैल्यू है उसको बराबर कर दिया जाए 150 के। अब कंडीशन चेक होगी क्या ए ताहा के बराबर है, अगर है तो सी की वैल्यू 200 हो जाएगी। वरना अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो 150 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर console डॉट लॉग में बी को प्लस करा देते हैं सी के साथ। ठीक है, तो देखें सी की वैल्यू क्या थी, 0। और 100 को जब 0 से प्लस कराते हैं तो क्या होता है, तो वो 100 ही आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वो हमारे पास रिजल्ट 100 नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। और वो अलग क्यों है, क्योंकि एक कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर। अगर ए ताहा के बराबर है तो सी की वैल्यू क्या कर दें 200। अगर ए ताहा के बराबर नहीं है तो सी की वैल्यू 150 कर दें। तो या तो इसका रिजल्ट 250 है या इसका रिजल्ट 300 है। तो इसको देखते हैं। तो इसका रिजल्ट 300 है, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू अच्छा ताहा के थ्री बराबर है हंड्रेड और वो सी को सेट कर रहा है। वरना यहाँ पर जो है वो, अगर मैं इसको एलेक्स कर दूं या नाम कोई भी चेंज कर दूं, तो अब ये इसकी वैल्यू कौन सी चलेगी, कॉलन वाली, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली नहीं, उसके बाद वाली कॉलन वाली। सी 150 के बराबर के ऊपर सेट हो जाएगा और आपको वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिलेगी 250। तो इस तरीके से ये है। बाकी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो या कुछ भी हो, काम इस तरह ही हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ है वो ट्रू का कोड है, कॉलन के बाद जो भी चीज़ लिखी है वो फॉल्स का कोड है। तो बस इस चीज़ को अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो टर्नरी ऑपरेटर आपको बहुत आसान लगेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं फिर। सर 9 बजे वाली